हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास हम इस वीडियो में जानेंगे और ये हमारा लेक्चर का पहला पार्ट होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें और बाकी के लेक्चर्स भी जल्द ही आएंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं मॉडर्न इतिहास के बारे में। ये मॉडर्न इतिहास में तब आता है जब हम आज़ादी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आज़ादी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी में मॉडर्न इतिहास में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं आधुनिक भारत में। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से आ जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्टिंग से पोर्टुगीज़ के बारे में डिस्कशन होता है, क्योंकि पोर्टुगीज़ ही जो ऐसे प्राणी थे जो पहली बार समुद्र के रास्ते से इंडिया आए थे और इन्होंने ही स्टार्ट किया था बिजनेस इंडिया में। तो पहले कौन थे, मतलब पूछा जाता है कभी भी क्वेश्चन में कि पहले कौन थे जो आए थे, तो आपके पोर्टुगीज़ ही आए थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो पोर्टुगीज़ का आने का कारण क्या था इंडिया? तो मैंने जैसे ही बताया कि वो बिज़नेस पर्पस से आए थे। लेकिन क्यों आए थे बिज़नेस पर्पस से? क्योंकि हर जगह तो कुछ दूसरी जगह भी तो बिज़नेस कर सकते थे। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण थे बिज़नेस करने के इंडिया में। क्यों? क्योंकि पोर्टुगीज़ उससे पहले पोर्टुगीज़ जो थे ट्रेडिंग किसके साथ करते थे? इटली के साथ करते थे। इटली के साथ ट्रेड करते थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर आया। तो ऑटोमन एम्पायर ने उनका ट्रेड क्लोज कर दिया, मतलब कि पोर्टुगीज़ को ट्रेड करने से रोक दिया। पोर्टुगीज़ को ट्रेड करने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? आपका ऑटोमन एम्पायर ने मना कर दिया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी और यही आपका रीज़न बिहाइंड पोर्टुगीज़ केम इन इंडिया। तो रीज़न यही था उनका इंडिया आने का, इंडिया में बिजनेस करने का, यही रीज़न, मेन रीज़न था। तो पोर्टुगीज़ केम इन इंडिया फॉर बिजनेस। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बिज़नेस के लिए आए थे वो। तो बिज़नेस के लिए आए थे। तो कब आए थे, क्यों आए थे, किस कारण से आए थे और कौन पहले कदम रखा था? तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1498 में। थोड़ा सा हाँ आ जाते हैं यहाँ पे। 1498 में पोर्टुगीज़ केम इन इंडिया। और फिर उसके बाद फिर 17 मई 1498 को वास्को डिगामा जो पर्सन थे वो सी रूट के माध्यम से इंडिया आए थे। और सी रूट पे ऑब्वियसली बात है कि वो शिप से ही आए होंगे। तो शिप जो था, उन शिप के ड्राइवर का क्या नाम था? अब्दुल माजिद ड्राइवर का नाम था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिप के ड्राइवर का क्या नाम था वास्को डिगामा के? तो अब्दुल माजिद था। और वो कहाँ पहले उतरे थे? तो वो कैलिकट उतरे थे। कैलिकट मतलब कोलकाता जो अब हो गया है, वहीं पे वो उतरे थे। और उनका स्वागत, उनका वेलकम किसने किया था? तो वेलकम उस समय हिंदू किंग था, जोरामिर्गिन जो था हिंदू किंग था, उसी ने वेलकम किया था। किसका? आपका वास्को डिगामा का। तो वास्को डिगामा आए, पहली बार कहाँ पे आए? कैलिकट में आए, मतलब कि कदम रखा। उनके ड्राइवर का क्या नाम था? अब्दुल माजिद ड्राइवर का नाम था। और रिसीव किसने किया था? किंग जोरामिन ने रिसीव किया था। तो आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। फिर वास्को डिगामा का कुछ वर्किंग है, मतलब कि वो आ तो गए, इंडिया आ गए और किंग ने उनका स्वागत किया। जोरामुरीन किंग जो थे, बड़ा अजीब सा नाम है, उन्होंने स्वागत किया, हिंदू किंग थे। तो आने के बाद वास्को डिगामा के कुछ अचीवमेंट्स थे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वास्को डिगामा के अचीवमेंट्स कुछ थे। तो 1501 में वास्को डिगामा ने ट्रेडिंग कैपिटल फॉर्म किया, मतलब कि यहाँ पे व्यापार का एक कैपिटल बना दिया। कोची को व्यापार का कैपिटल बनाया। किसने बनाया? वास्को डिगामा ने यहाँ पे बनाया था ट्रेडिंग कैपिटल। उसके बाद फिर 1502 में फिर से वास्को डिगामा ने क्या किया? केम इन इंडिया। और उसके बाद फिर किसका ट्रेड शुरू किया? मसालों का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वास्को डिगामा इंडिया कितनी बार आया था? तो वास्को डिगामा इंडिया आपका 3 बार आया था, मतलब 3 टाइम्स ही केम्ड इन इंडिया। तो आगे हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो वास्को डिगामा की बात कर ली गई थी। तो फिर उसके बाद फिर गवर्नर्स अपॉइंट होने लगे थे पोर्टुगीज़ के। तो पहले गवर्नर कौन थे? यहाँ पे पहले पर्सन गवर्नर बने थे आपका ये 1505 में। इनका नाम क्या था? फ्रेंचाइज थे, चीज़ थे। यहाँ पे इनका नाम क्या था? डी.एल. मीडिया। डी.एल. मीडिया, बड़ा अजीब अजीब नाम भी रहता था। तो ये डी.एल. मीडिया जो थे पहले गवर्नर थे, पोर्टुगल गवर्नर यही थे आपके। और इन्होंने, इनका काम क्या था, वर्किंग क्या था? इन्होंने नेवल कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया था, यानी कि समुद्री रास्ते जो थे उन पे कंट्रोल अपना स्थापित किसने किया था? तो आपके डी.एल. मीडिया ने ही नेवल कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया था। तो ये यहाँ पे सारी इनके अचीवमेंट है। उसके बाद फिर दूसरे पर्सन भी आए थे। तो उसके बाद गवर्नर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो चेंज होते गए। आपके पहले गवर्नर आए थे डी.एल. मीडिया 1505 में। उसके बाद दूसरे गवर्नर 1509 में दूसरे गवर्नर आए, अल्फोंसो डी एल्बुक्र्क। अल्फोंसो डी एल्बुक्र्क इंडिया आए थे। तो ये कब आए थे? 1509 में आए। तो ये सेकंड गवर्नर है। और इनका काम क्या था? इनके पीरियड में पावर्स जो थी काफ़ी इंक्रीज हुई। किसकी पावर इंक्रीज हुई? आपकी पोर्टुगीज़ की पावर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इंक्रीज हुई।
इन्होंने क्या किया था, कैप्चर किया था गोवा को। गोवा को इन्होंने जीत लिया था, मतलब कि युद्ध करके जीत लिया था। और किससे जीता था, वहाँ के बाजीपुर रूलर थे, उनसे 1510 में इन्होंने गोवा को छीन लिया। इन्होंने गोवा को छीन लिया। किसने छीन लिया, डी एल्बुक्यूर, जो कि सेकेंड हमारे पोर्टुगीज के गवर्नर थे। तो यहाँ पे डी एल्बुक्यूर के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर तीसरे पर्सन कौन आए थे, तीसरे पर्सन आए थे आपका नीहू कुन्हा। इनका नाम बड़े अजीब रहते थे, नीहू कुन्हा। ये केम इन इंडिया। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे अजीब अजीब नाम रहते हैं तो थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन वो हो जाती है। तो यहाँ पे हम नी कुन्हा के बारे में बात करेंगे। ये तीसरे पर्सन थे। ये 1530 में आए थे इंडिया, और ये तीसरे गवर्नर थे हमारे पोर्टुगीज़ के। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने किया क्या, कोची जो वास्को डिगामा ने कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल रखा था, उसको कन्वर्ट कर दिया गोवा में को, क्योंकि गोवा जीत लिया था। जो सेकंड गवर्नर थे एल्बुक्यूर जो थे, उन्होंने गोवा को जीत लिया था। तो नी कुन्हान ने गोवा को ही अपना ट्रेडिंग कैपिटल बना दिया था। उसके बाद इनके अचीवमेंट भी और हैं। इन्होंने दीव को कैप्चर कर लिया 1535 में, ठीक है, और दमन को भी कैप्चर कर लिया 1559 में। तो ये सारे काम किए किसने, नीहू कुन्हा ने, इंडिया आने के बाद। तो उसके बाद फिर देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे पावर्स बढ़ती गई, लेकिन उसके बाद इनका पावर्स का डिक्लाइन भी शुरू होने लगा। और पावर्स के डिक्लाइन शुरू कब से होने लगे, 16th सेंचुरी से जो पोर्टुगीज थे उनका पावर का फेलियर होने लगा। तो 16th सेंचुरी से, तो 16th सेंचुरी से पहला पावर फेलियर क्या क्या हुआ, 1631 हुगली को लूज़ कर दिया, हार गए। किसके द्वारा हारे, मुगल के द्वारा हार गए। उसके बाद फिर 1622 में लॉस्ट हॉर्मोन्स टू ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश से हॉर्मोन्स एक जगह थी, उसको भी हार गए। उसके बाद फिर 1661 में जो बॉम्बे था उसको, मतलब कि गवर्नर ही थे उन्होंने, मतलब एक दान में, मतलब कि सॉरी ये दहेज में दे दिया, किसको, इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया आपका बॉम्बे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो यही सारा रीज़न था पावर फेलियर का पोर्टुगीज़ का। तो हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं आगे। तो उसके बाद पोर्टुगीज़ की तो बात होगी, पोर्टुगीज़ कब आए, पोर्टुगीज़ में पहला बार कौन आया, किसने रिसीव किया, कितने गवर्नर रहे, फिर पावर डिक्लाइन कैसे हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे अब ब्रिटिश की बात करेंगे। पोर्टुगीज़ के बारे का में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का देखिए, जॉन मिल्टन हॉल जो थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, इंडिया आए और चाहते क्या थे, इंडियन मर्चेंट के साथ व्यापार करना चाहते थे। कौन चाहते थे, जॉन मिल्टन हॉल। ये कब आए थे, 1599 में आए थे। तो यहाँ पे तो इन्हीं लोग के आने के बाद ही क्या हुआ था कि आपका पावर फेलियर भी स्टार्ट होने लगा था। फिर कुछ बात करते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा बनाई गई है, तो मर्चेंट्स के ही द्वारा बनाई गई है। मर्चेंट ग्रुप को एडवेंचरस ग्रुप भी कहा जाता था, क्योंकि ये दूसरे दूसरे देशों में जाके व्यापार करते थे। 1599 में ये मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पावर चाहिए था जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टर। तो कार्टर कौन देता था, इंग्लैंड में कार्टर आपका देता थी वहाँ के राजा महाराजा। तो वहाँ की रानी रहती हैं, तो एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन थी, इन्होंने ही इन सब मर्चेंट्स को कार्टर दिया और ट्रेड मोनोपोली, मतलब एक छत्र व्यापार करने के लिए दिया। तो कब दिया, यहाँ पे आपका 1600 में फॉर 15 साल के लिए, मतलब कि 15 साल के लिए खुली छूट दे दी, मतलब कि खुली आज़ादी दे दी मर्चेंट्स को कि आप जाइए वहाँ पे एक छत्र अपना ट्रेड चलाइए। तो ये सारी चीज़ें हुई इंडिया में जाने के बाद। तो हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कंपनी जैसे जैसे यहाँ पे मतलब कि कंपनी ने रूल किया, तो उसके बाद फिर कंपनी के एक्सपेंशंस भी बढ़ते गए। तो एक्सपेंशंस ऑफ कंपनी, तो कंपनी के एक्सपेंशंस, मर्चेंट ने व्यापार शुरू किया, तो मर्चेंट को किसने, क्वीन एलिजाबेथ ने कार्टर दे दिया 15 साल का। तो 15 साल वो अकेले वहाँ पे, कोई भी दूसरा पर्सन को इजाज़त नहीं थी ट्रेड करने के लिए इंग्लैंड के। तो वही सब मर्चेंट्स ही क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रहे थे इंडिया में। तो उसके बाद ट्रेड करना ये होता था कि वहाँ पे इंडिया में ट्रेड करना इतना आसान भी नहीं होता था और इतना मुश्किल भी नहीं होता था। तो करते क्या थे ये लोग जा जा के वहाँ के राजा महाराजा से एक सिग्नेचर करवा लेते थे, फरमान जिसको कहते हैं, सिग्नेचर करवा लेते थे राजा महाराजा से कि हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। मना लेते थे, पटा लेते थे राजा महाराजा को कुछ लालच दे के
कि हम रूल मतलब कि ट्रेड करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट देंगे, तो ये सारी चीज़ें करते थे। तो 1608 डिसाइडेड टू ओपन फैक्ट्री इन सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन, मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मिल गया था ट्रेड मोनोपोली 15 साल, अब अपना ट्रेड करना है इंडिया में, जैसे मन वैसे करिए। तो इन्होंने एक्सपेंशन मतलब कि ट्रेड को बढ़ाना शुरू कैसे किया, तो यहाँ पे 1608 में इन्होंने डिसाइड किया कि सूरत में हम फैक्ट्री लगाएंगे। तो सूरत में फैक्ट्री लगाएंगे, तो उस समय कैप्टन हॉकिंस ये थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो इन्होंने क्या किया, गए ये बहुत फरमान लेके आए जहांगीर से फैक्ट्री को बनाने के लिए सूरत में। तो फैक्ट्री आपका 1613 में फरमान लेकर आ गए थे। उन्होंने डिसाइड किया 1608 में और 1613 में फैक्ट्री बनना शुरू होगी। तो जहांगीर ने इसकी परमिशन भी दे दी, फरमान भी दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो एक्सपेंशन ऐसे ही बढ़ता गया। उसके बाद फिर 1615 में थॉमस रॉ आए। अब थॉमस रॉ आए तो ये भी बहुत बढ़िया वो थे, मर्चेंट थे। तो इन्होंने क्या किया, ये गए जहांगीर के पास और ये मसूलीपट्टनम, सूरत, अहमदाबाद, अमरगांव, ये सारी जगह का मतलब कि फरमान लेकर आ गए। फरमान का मतलब कि वहाँ के लिए इजाज़त लेकर आ गए कि हम यहाँ यहाँ अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे। तो जहांगीर ने दे दिया। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे ये, थॉमस रॉ जो थे, इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा आदमी थे ये। तो इन्होंने हर जगह का फरमान ले लिया। तो थॉमस रॉ जो थे, इंडिया छोड़े कब, 1619 में इंडिया छोड़े। मतलब कि 1615 में आए, 1600 इंडिया में, मतलब 1619 में इंडिया छोड़े, और उतनी ही टाइम में इन्होंने कहाँ कहाँ का मतलब कि ले लिया, इजाज़त ले ली वहाँ के जहांगीर से, मसूलीपट्टनम, सूरत, अहमदाबाद और अमरगांव। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, बॉम्बे को भी अपने अंडर में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को ही अंडर में ले लिया, क्योंकि जानते ही थे कि पोर्टुगीज़ ने किंग चार्ल्स सेकंड को दिया था, गिफ्ट किया था बॉम्बे, लेकिन ऑफर दिया, लालच वालच दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 पाउंड का एनुअल लीज पे उसको ले लिया। और उसके बाद फिर सूरत में जो हेडक्वार्टर बनाया था, उसको हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, बॉम्बे में। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मोर फैक्ट्री 1633 में हरिहरपुर, उड़ीसा, बालसौर, पटना और डिफरेंट प्लेसेस इन बंगाल, ये सारी फैक्ट्रीज लगती गई। और ये देखिए, ये फोटो मैंने किसकी लगाई है, किंग चार्ल्स की लगाई है। तो ये थे 10 पाउंड में मान गए और बॉम्बे को दे दिया, लीज पे दे दिया। लेकिन लीज पे देने से कुछ मतलब नहीं था, आगे बॉम्बे इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथिया लिया, मतलब इनको बाहर ही कर दिया। तो फिर आगे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी गॉड फरमान फ्रॉम गलकोंडा सुल्तान टू ट्रेड देयर इन 1632। तो गलकोंडा के जो सुल्तान थे उनसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फरमान ले लिया है। फरमान का मतलब ही होता था क्या, परमिशन। फरमान का मतलब परमिशन या इजाज़त हिंदी में कह सकते हैं। तो ले लिया और फैक्ट्रीज लगा दी। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हुई। उसके बाद क्या हुआ, भाई साहब एक जोसेफ चिल्ड आए थे। तो ये काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा यंग जनरेशन के थे, ये बदमाश टाइप के थे। तो इन्होंने मतलब कि फरमान, पहले ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी फरमान ले लेके, परमिशन ले लेके ये सब काम करते थे। अब ये चाह रहे थे कि अब धीरे धीरे एक्सपेंशन होता जा रहा था। तो इन्होंने एक बदमाशी की, क्या की, मुगल की एक शिप को ही कैप्चर कर लिया। किसने, जोसेफ चिल्ड ने। 1689 में इन्होंने कैप्चर कर लिया मुगल की शिप। तो हुआ क्या, औरंगज़ेब काफ़ी भड़क गया। औरंगज़ेब ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया बॉम्बे का ट्रेडिंग, मतलब कि जो फरमान उरमान ये सारी चीज़ें जो मिली थी, ट्रेडिंग ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया, जोसेफ चिल्ड ने मुगल की एक शिप को अपने अंडर में कैप्चर कर लिया था, मतलब कि हथिया लिया था। तो जोसेफ चिल्ड ने फिर माफ़ी वाफ़ी मांगी औरंगज़ेब से। माफ़ी वाफ़ी मांगने के बाद औरंगज़ेब ने अलाउ कर दिया ट्रेड, और बहुत ही मतलब कि कम फाइन पे 1.5 लाख रुपये फ़ाइन में मान गए। ये सारी चीज़ें हुई थी। तो जोसेफ चिल्ड जो थे उन्होंने कैप्चर कर ली थी, शिप को कैप्चर कर लिया था, और फिर औरंगज़ेब भड़क गए थे। तो औरंगज़ेब ने क्या किया था, बॉम्बे में जो ट्रेड हो रहा था उसी को ही ब्लॉक कर दिया था। तो उसके बाद जोसेफ चिल्ड ने माफ़ी वाफ़ी मांगी, तो उसके बाद फिर ये बात बनी और आगे 1.5 लाख फ़ाइन देकर वो फिर से व्यापार करने लगे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो, एक से एक दिमागदार लोग आ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया में, और अपना अपना एक छत्र राज कर रहे थे और धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहे थे। उसी में एक नाम था जॉब चार्निको का था। तो जॉब चार्निको जो थे, ज़मींदारी राइट्स ले लिया था इन्होंने सल्तनत कलिकता गोविंदपुरा में। उसके बाद फिर उस समय 1698 में मुग़ल के सूबेदार थे अजीम उस्मान। तो जॉब चार्निको क्या किए, लेटर
फॉर्म्ड कोलकाता, कोलकाता को जॉब चार्निको ने ही बनाया। उसके बाद फैक्ट्री ऑफ सुल्तानिती, मतलब कि जो सुल्तान जमींदारी राइट्स लिए थे उसको फैक्ट्री को फोर्टिफाई किया, उसको एक किले के फॉर्म में दिया और उसको 1700 में फोर्ट विलियम्स के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें जॉब चार्निको ने की। उसके बाद फिर जॉब चार्निको के बाद विलियम हैमिल्टन आए। तो विलियम हैमिल्टन डॉक्टर थे, तो डॉक्टर का फ़ायदा उन्होंने उठाया। फ़ारुख सैयद उस समय के मतलब कि मुग़ल के शासक थे, तो फ़ारुख सैयद 1717 में इनका, फ़ारुख सैयद ये हैं जो दिख रहे हैं इस फोटो में, इनका विलियम हैमिल्टन ने इलाज कर दिया। बीमारी से, काफ़ी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, तो इनका इलाज कर दिया। किसने इलाज कर दिया? ये जो है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, इन्होंने ही इलाज कर दिया। तो इलाज कर दिया तो फ़ारुख सैयद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद उन्होंने किया क्या, मतलब कि फरमान दे दिया, जितना भी मुग़ल एम्पायर है वहाँ पे ट्रेड करने का फरमान दे दिया, मतलब कि पूरी ट्रेड करने की परमिशन दे दी। फरमान का मतलब पहले भी मैंने बताया था, क्या? परमिशन। तो फ़ारुख सैयद ने पूरा परमिशन दे दिया, किसको? विलियम हैमिल्टन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नुमाइंदे थे, उनको परमिशन दे दिया कि पूरे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का कहीं भी आप, जहाँ भी मुग़ल की टेरिटरी होगी वहाँ पे आप रूल, मतलब कि अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती गई। उसके बाद फिर हुआ क्या, चार्ल्स बून जो थे, इन्होंने क्या किया, फोर्टिफाई किया बॉम्बे को बनाया, किले के फॉर्म में भी बनाया। फैक्ट्री जो थी पहले करते क्या थे कि फैक्ट्री जो थी उसको किले के फॉर्म में बनाते थे, इसलिए बनाते थे कि ताकि कोई जो दूसरा है पर्सन वो अटैक करे तो उस फैक्ट्री को बचाया जा सके, इसीलिए बनाते थे। तो फोर्टिफाई किया, बनाया इसको, बॉम्बे को 1720 में चार्ल्स बून्स ने बनाया। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती गई। उसके बाद फिर कंट्रोल ऑफ कंपनी। अब कंपनी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इतना तेज़ी में एक्सपेंशन क्यों कर रही थी और काफ़ी अच्छा वर्क क्यों कर रही थी इंडिया में, काफ़ी तेज़ी में, पूरा परमिशन ले रही थी, ट्रेड का फ्री में ट्रेड कर रही थी वहाँ पे, मतलब कि कोई भी नो टैक्सेस के साथ एकदम धड़ल्ले पे व्यापार कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे? रीज़न था इसका, इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो डायरेक्ट करता था, मतलब जो रूल करता था, वो सारे प्राइवेट थे, प्राइवेट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, और वो लंदन में बैठे रहते थे। और उसके बाद सबऑर्डिनेट बॉडीज़ जो थी वो एशिया में पूरा देखती थी, और नॉन मेंबर्स जो थे, जो इसके मेंबर्स नहीं थे, उसको अलाउ ही नहीं किया जाता था ट्रेड करने के लिए। और फ्री मर्चेंट्स को इंटरलूपर्स कहा जाता था। तो इंटरलूपर्स का मतलब क्या होता है? इंटरलूपर्स का मतलब कि वो गैर कानूनी व्यापार कर रहे हैं, फ्री मर्चेंट्स को इंटरलूपर्स कहा जाता था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये सारी चीज़ें थी, प्राइवेट होने के कारण वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 1694 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ को पास किया, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बढ़ रही थी और नुकसान दिखाती थी गवर्नमेंट को, और काफ़ी बेनिफिट तो अपने कमाते थे, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं था, इंग्लैंड के मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया कि सारे सिटीजन्स ट्रेड कर सकेंगे। तो उसके बाद सिटीजन्स ट्रेड करने के, तो नई कंपनीज आई, और उन कंपनी के कारण कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, आपस में टकराव भी हुआ, लेकिन वो ज्वाइन कर ली किसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही 1708 में ज्वाइन कर ली, तो मिल के काम करने लगे इंडिया में। ये सारी चीज़ें हुई धीरे धीरे। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भी बहुत सारी कंपनीज आई इंडिया, उन्होंने भी अपना ट्रेड चलाने की कोशिश की। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, नीदरलैंड कंपनी, एंट्री इंडिया में किया, तो एंट्री 1595 में इन्होंने किया, और कॉर्नियल हॉलीमैन जो थे, केम इन इंडिया, ये आए थे किसकी तरफ से? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ये नीदरलैंड के थे और ये एंट्री किया इंडिया में। तो इन्होंने कैप्चर किया 1596 में, कैप्चर्ड सुमात्रा एंड बंटम को कैप्चर किया। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेट सेंटर बाटाविया, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब कि ट्रेड जो कैपिटल बनाया, किसको बनाया? बाटाविया को बनाया, और कैप्चर किया किसको था? बंतम एंड सुमात्रा को कैप्चर किया था। ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 17 डायरेक्टर्स थे, और ये किसका व्यापार करते थे? मसाले का व्यापार करते थे, स्पाइसेस मसाले का। और लेटर इन्होंने मतलब कि सिल्क का भी व्यापार शुरू कर दिया, और इंडिको क्या था? डाई था, मतलब कलर था, इसका भी व्यापार डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू कर दिया। तो पोर्टुगीज़ नहीं आए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं आई थी ब्रिटिश की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी नीदरलैंड से। तो उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्या है इंडिया पे पड़ा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का? क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर पोर्टुगीज।
इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। उनके काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस को जो पोर्टुगल्स ने बनाए थे उनको कैप्चर किया किसने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। गोवा को कैप्चर कर लिया 1939 में, और उसके बाद फिर मलेशिया को कैप्चर कर लिया 1641 में, और सिलोन को कैप्चर कर लिया 1658 में। तो ये सारी चीज़ें की। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये 1639 होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ये फरमान, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फरमान लिए काफ़ी सारे, किससे, आपके औरंगज़ेब से फ्री ट्रेड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, ये सारी जगह हैं जहाँ पे डच ईस्ट इंडिया की कंपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, और ये दोनों जगह कहाँ पे थी, आपकी बंगाल में ही थी। इसके नाम है आपके कामाकुला और माल्टा, ये दोनों ही जगह कहाँ पे है, बंगाल में है। तो डच का भी डिक्लाइन हुआ। कब डिक्लाइन, इसका मतलब कि पावर फेलियर कब होने लगा, 18वीं सेंचुरी में। और इसका मेन कारण क्या था, बैटल ऑफ बिदारा विथ ब्रिटिशर्स 1759 में। मतलब ब्रिटिशर से बिदारा का बैटल जो हुआ था, वो कौन हार गया था, डच हार गया था। उसके बाद फिर मतलब कि इंग्लिश ने, ईस्ट मतलब ब्रिटिशर्स ने 1795 में कम्प्लीटली इनको रिमूव कर दिया था इंडिया से। ये सारी चीज़ें डिक्लाइन था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एक और नाम आता है जिन्होंने व्यापार करने का, मतलब इंडिया में आए व्यापार करने के लिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इंडिया आए व्यापार करने के लिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कंट्रोल गवर्नमेंट के थ्रू होती थी, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के थ्रू होती थी तो कंट्रोल उतना अच्छा होगा नहीं। तो यहाँ पे 1667 फ्रेंकोइस कॉर्रोन इंडिया फैक्ट्री लगाया सूरत में। उसके बाद 1669 फैक्ट्री लगाया गया मसूलीपट्टनम में। 1673 एक्वायर्ड स्मॉल विलेज वालीकोंडापुरम फ्रॉम शेर खान से पुडुचेरी भी ले लिया गया। इसने मतलब कि कैप्चर किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये सारी चीज़ें हुई। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चंदेर नगर नागराव 1690, इससे शासियत खान से, मुगल गवर्नर से इनसे एक्वायर कर लिया। चंदेर नगर नगौर, बड़े अजीब अजीब नाम भी थे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था कहाँ पे था, आपका पौंडीचेरी में था। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पावर अंडर 2 गवर्नर्स। 2 गवर्नर्स के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पावर इंक्रीज़ हुआ किसका, फ्रेंच का। तो कौन थे, एक लियोनियर था और एक ड्यूमस थे, ये 2 गवर्नर्स थे। तो इन्हीं के कारण जो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा पावर हुआ था। यहाँ पे ये टाइम था 1720 से 1742 तक, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया। अब फ्रेंच का प्रभाव देख लेते हैं इंडिया में क्या क्या था। गॉट परमिशन फ्रॉम एमडी शाह, इन्होंने यहाँ तक परमिशन ले लिया था कि अपने खुद के कॉइन्स बनाने लगे थे, और उसके बाद फिर कॉइन नोट छापने लगे थे। और उसके बाद फिर 1742 गवर्नर ड्यूप्लेक्स ट्राई एक्सपेंशन। लेकिन फिर क्या हुआ, 1742 में जो गवर्नर आया वहाँ का ड्यूप्लेक्स आया, काफ़ी तेज़ तरार था, ये चाहा क्या, एक्सपेंशन करना चाहा फ्रेंच का, लेकिन इसमें फेल हुआ। बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ 1760 विद ब्रिटिश, लॉस्ट एवरीथिंग, सारी चीज़ फ्रेंच हार गए। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर लेटर पौंडीचेरी एंड फ्यू सेटलमेंट्स रिटर्न अंडर ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो फ्रेंच के कुछ सेटलमेंट्स जो थे हुए ब्रिटिशर्स के साथ, और कुछ चीज़ें फ्रेंच को वापस दे दी गई ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंतर्गत। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें दी गई, आपका पौंडीचेरी और को रिटर्न कर दिया गया, और कुछ चीज़ें और रिटर्न की गई थी फ्रेंच को। उसके बाद फिर फ्रेंच के बाद दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। दानिश मतलब डेनमार्क। तो डेनमार्क 1616 में, फॉर्मेट 1616 में आया। सेटलमेंट्स ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु का सेटलमेंट किया 1620 में, और सिरापौर बंगाल 1676 में। तो डेनिश अनेबल टू एक्सपेंड एंड सोल्ड सेटलमेंट्स टू ब्रिटिश एंड लेफ्ट। डेनिश जो थे ये काफ़ी उतना इनका प्रभाव पड़ा नहीं, और इन्होंने सारा सेटलमेंट, जितने सेटलमेंट्स बनाए थे उनको ब्रिटिश को बेच करके ये चले गए।
18वीं सेंचुरी तक बस दो ही कंपनी इंडिया में बची थी, एक फ्रेंच थी, दूसरी ब्रिटिश थी, और उस समय तक औरंगज़ेब की भी डेथ हो चुकी थी। तो इसी के साथ ये हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।